नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिस्कशन में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन एलटीसी, मतलब कि लीव ट्रेवल कंसेशन रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस एंड अदर एग्जामिनेशंस। एनवीएस ने रिसेंटली जो वैकेंसी निकाली है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो एलटीसी पर बहुत सारे क्वेश्चन है आपके सिलेबस में मिलेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं। यहाँ पर स्पेशल सिलेबस से रिलेटेड आपके कंटेंट में लेकर के आ रहा हूं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 41। हाउ मेनी डेज कैन बी एनकेस्ड ऑन एलटीसी ड्यूरिंग द एंटायर कैरियर, मतलब कि पूरे करियर के दौरान एलटीसी पर कितने दिन भुनाया जा सकता है, कितने दिन का एलटीसी के टाइम पर ईएल है वो एनकेसमेंट करवाया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 90 डेज, बी 60 डेज, सी 120 डेज, डी 300 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज बी 60 डेज। एंटायर कैरियर में 60 डेज का ईएल आप एनकेस करवा सकते हैं। और एक बार में कमेंट करके बता दीजिए कि कितने ईएल का एनकेसमेंट है एलटीसी के टाइम पर, एक बार में मैक्सिमम कितना करवाया जा सकता है। तो सही उत्तर यहां पर हो रहा है बी। Question number 42. What is the maximum number of days that can be encased at the time of availing LTC? आपसे पूछा गया क्वेश्चन है वो यहां पर आ गया है। एलटीसी का लाभ उठाते समय अधिकतम कितने दिनों का नकदीकरण किया जा सकता है एक बार में? ऑप्शन आर ए 10 डेज, बी 15 डेज, सी 30 डेज, डी 60 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज ए 10 डेज। एक बार में एलटीसी के टाइम पर ईएल का एनकेसमेंट है वो करवाया जा सकता है 10 दिनों का। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। व्हाट इज द रेट ऑफ पेनल इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन अनयूटिलाइज्ड एडवांस फ्रॉम द डिफॉल्टर्स, मतलब कि चूककर्ता डिफॉल्टर से अप्रयुक्त अग्रिम पर दंडात्मक ब्याज की दर क्या है? अगर किसी ने एलटीसी के टाइम पर एडवांस लिया है और उसका यूटिलाइज नहीं किया है और उसको डिफॉल्टर भी घोषित कर दिया है, मतलब कि उसने एलटीसी का मिस यूज किया है, तो कितने रुपये उस अग्रिम पर वापिस जमा करते समय पेनल इंटरेस्ट है वो लिया जाएगा? ऑप्शंस आर ए 2.5% ओवर द जीपीएफ रेट, बी 5% ओवर द जीपीएफ रेट, सी इंटरेस्ट रेट अलाउड फॉर जीपीएफ फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय गवर्नमेंट, डी 2% over the interest rate allowed by the government on the GPF. Correct option is D, 2% over the interest rate allowed by the government on जीपीएफ, मतलब कि जनरल प्रोविडेंट फंड पर जीपीएफ पर ब्याज दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उससे 2% ज्यादा पेनल्टी के रूप में अग्रिम पर ब्याज लगा करके वापिस जमा करवाया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44। वेदर सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैज एनी ऑप्शन टू वेव पेनल इंटरेस्ट, मतलब कि क्या मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के पास दंडात्मक ब्याज माफ करने का कोई विकल्प है? अगर पेनल्टी लगाई गई है उसको वापस जमा करने के लिए कहा गया है और वहां पर 2% जीपीएफ के दर से 2% ज्यादा उस पे पेनल्टी इंटरेस्ट है वो लग रही थी, तो क्या इसको वेव किया जा सकता है, माफ किया जाता है सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए यस, सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैज फुल ऑप्शन, बी विद द अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस, सी नो ऑप्शन अवेलेबल, डी विद द कंकरेंस ऑफ मिनिस्ट्री। करेक्ट ऑप्शन इज सी, नो ऑप्शन अवेलेबल। सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो पेनल इंटरेस्ट को वेव नहीं कर सकती। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45। वेदर पेनल इंटरेस्ट इज चार्जेबल फॉर द अनयूटिलाइज्ड एडवांस ऑब्लिक नॉन सबमिशन ऑफ एडजस्टमेंट बिल्स विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। हिंदी अर्थ देख लेते। क्या अप्रयुक्त अग्रिम या समायोजन बिलों को निर्धारित अवधि के भीतर जमा न करने पर दंडात्मक ब्याज प्रभारी होगा, दंडात्मक ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए यस, बी नो, सी एट द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ए यस, दंडात्मक ब्याज है वो लगेगा, क्योंकि वहां पर पेनल्टी के रूप में वो अनयूटिलाइज्ड एडवांस है या नॉन सबमिशन ऑफ एडजस्टमेंट बिल उसने समय पर जमा नहीं किए हैं, तो वहां पर दंडात्मक ब्याज लगेगा, मतलब पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा। सही उत्तर हो जाएगा ए।
और अगला सवाल देखते हैं 46, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू रिकवर द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ एलटीसी एडवांस इफ टिकट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन 10 days। यदि 10 दिनों के भीतर टिकट प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो एलटीसी अग्रिम की अप्रयुक्त राशि की वसूली के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? ऑप्शंस आर ए रिकवरी में बी इफेक्टेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, बी एट द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सी रिकवरी में बी इफेक्टेड इन फुल इमीडिएटली, डी एलटीसी एडवांस कैन बी एडजस्टेड इन फ्यूचर एलटीसी ट्रेवल्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी, रिकवरी में बी इफेक्टेड इन फुल इमीडिएटली। अगर उसको पेनल्टी के रूप में अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है वो जमा करने के लिए बोला है तो 10 दिनों के भीतर उसने टिकट जमा नहीं किए थे, एग्रीम लेने के बाद में 10 दिनों के अंदर उसको आउटवर्ड जर्नी के लिए टिकट जमा करने थे परंतु वो जमा नहीं कर पाया है, तो एलटीसी एडवांस पर उसको जमा करने के लिए कहा जाएगा और ये बोला जाएगा कि पूरा लमसम है, जितना भी एडवांस लिया है उसको जमा किया जाए और वहां पर पेनल्टी के रूप में इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा सी। Question number 47, who will grant the LTC advance to an officer on deputation who wishes to avail LTC immediately on reversion to his parent office? मतलब कि प्रतिनियुक्ति पर लगे एक अधिकारी जो अपने मूल कार्यालय से प्रत्यावर्तन पर आने के तुरंत बाद एलटीसी का लाभ उठाना चाहता है, को एलटीसी अग्रिम कौन देगा? ऑप्शंस आर ए बोरोविंग डिपार्टमेंट, बी लैंडिंग डिपार्टमेंट, सी बोरोविंग डिपार्टमेंट विद इंटीमेशन टू द लैंडिंग डिपार्टमेंट, the lending department with intimation to the borrowing department। Correct option is C, बोरोविंग डिपार्टमेंट विद इंटीमेशन टू द लेंडिंग डिपार्टमेंट। मतलब कि कोई कर्मचारी है वो डेपुटेशन पर गया है और डेपुटेशन पर जाते ही वो चाहता है कि एलटीसी मिले उसको, तो उसकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए एलटीसी दी जा सकती है परंतु वहां पर एडवांस कौन देगा? बोरोविंग डिपार्टमेंट है वो देगा और लैंडिंग डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा सी। और अगला सवाल देखते हैं 48, व्हाट इज द टाइम लिमिट फिक्स्ड फॉर ड्रॉवल ऑफ एडवांस फॉर ए जर्नी बाई ट्रेन? ट्रेन से यात्रा के लिए अग्रिम आहरण के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? अगर ट्रेन से यात्रा करना चाहता है और एडवांस लिया है तो कितने दिनों के अंदर उसको टिकट है वो सबमिट करने होंगे? ऑप्शंस आर ए 30 days बिफोर द प्रपोज्ड डेट ऑफ द आउटवर्ड जर्नी, बी 45 days बिफोर द प्रपोज्ड डेट ऑफ द आउटवर्ड जर्नी, C 65 days before the proposed date of the outward journey, D 125 days before the proposed date of the outward journey। Correct option is D 25 days before the proposed date of outward journey। मतलब कि वो यात्रा कर रहा है तो 125 दिन पहले उसको एडवांस मिल जाएगा परंतु उसको टिकट सबमिट करना होगा, क्योंकि ट्रेन टिकट है वो 125 दिन पहले उसको बुक करना होगा तब जाकर के यात्रा का टिकट मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखा है कि अगर ट्रेन से यात्रा करना चाह रहा है तो उसको 125 दिन पहले एडवांस है वो दिया जा सकता है। सही उत्तर होगा डी। और जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अगर बस के द्वारा वो यात्रा करना चाहता है तो कितने दिन पहले एडवांस मिल जाएगा? बस फेयर के द्वारा उसको यात्रा करना चाह रहा है, बस के द्वारा एलटीसी लेना चाह रहा है तो कितने दिन पहले उसको एडवांस दिया जा सकता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यहां पर सही उत्तर हो रहा है डी। और अगला सवाल देखते हैं 49, इज एलटीसी एडवांस एडमिजिबल इफ द फैमिली ट्रेवल्स सेपरेटली विदाउट द गवर्नमेंट सर्वेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि परिवार सरकारी कर्मचारी के बिना अलग से यात्रा करता है तो क्या एलटीसी अग्रिम स्वीकार्य है? ऑप्शंस आर ए एडमिजिबल ओनली फॉर द ट्रेवल ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अलोन, बी एलटीसी एडवांस नॉट एडमिजिबल फॉर सेपरेट जर्नीज, सी एडमिजिबल टू बोथ government servant and family traveling separately to the extent admissible, D LTC advance is admissible either to the government servant or the family। correct option is C, admissible both government servant and family traveling separately to the extent admissible। मतलब कि जितनी भी उनकी योग्यता है जितनी भी एंटाइटलमेंट है वो दोनों को सेपरेटली मिल सकता है। फैमिली मेंबर्स हैं वो अलग बैच में यात्रा करना चाहते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अलग यात्रा करना चाहता है तो दोनों को मिल सकता है। सही उत्तर होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 50, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलटीसी एडवांस ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट? सरकारी सेवकों को दी जाने वाली एलटीसी अग्रिम की अधिकतम राशि कितनी है? ऑप्शंस आर ए 4/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द जर्नी, बी 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द जर्नी, सी अप टू 90% ऑफ द एस्टिमेटेड फेयर, डी 75% ऑफ द एस्टिमेटेड फेयर। करेक्ट ऑप्शन इज सी, अप टू 90% ऑफ द एस्टिमेटेड फेयर। जो भी किराया लगता है उसका 90% है एलटीसी एडवांस के रूप में दिया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा सी। और अगला सवाल देखते हैं 51, व्हाट इज द टाइम लिमिट स्टिपुलेटेड टू सबमिट एलटीसी क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट व्हेन एलटीसी एडवांस हैज बीन ड्रॉन? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एलटीसी अग्रिम आहरित होने पर प्रतिपूर्ति के लिए एलटीसी दावा प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय की सीमा क्या है? अगर उसने एलटीसी एडवांस लिया है, अग्रिम लिया है, तो कितने दिनों के अंदर उसको क्लेम, एलटीसी क्लेम है, बिल है, वो सबमिट कर देने होंगे? ऑप्शंस आर ए विद इन 3 मंथ्स, बी विद इन 6 मंथ्स, सी विद इन 1 मंथ, डी विद इन 45 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज सी, विद इन 1 मंथ। अगर उसने एलटीसी एडवांस लिया है तो एडवांस लेने के बाद में उसको बिल सबमिट करना होगा। एलटीसी कंप्लीट करने के बाद में, जर्नी कंप्लीट करने के बाद में उसको 1 महीने के अंदर बिल सबमिट करने होंगे। सही उत्तर हो जाएगा सी। और जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर एडवांस नहीं लिया गया है, एडवांस उसने नहीं लिया है तो जल्दी से बता दीजिए। एडवांस उसने नहीं लिया है तो कितने दिनों के अंदर वो एलटीसी क्लेम है वो सबमिट कर देने चाहिए? आपका कमेंट आ जाना चाहिए। कितने दिनों के अंदर एलटीसी में एडवांस नहीं लिया है तो बिल सबमिट करने होंगे? यहां पर सही उत्तर हो रहा है सी, 1 मंथ। Question number 52. What is the time limit fixed to claim reimbursement of expenditure incurred under LTC when no advance is drawn? एलटीसी के तहत किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? जब कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है। अगर अग्रिम नहीं लिया है तो एलटीसी कंप्लीट होने के बाद में, मतलब कि रिटर्न जर्नी कंप्लीट होने के बाद में कितने दिनों के अंदर बिल सबमिट करना होगा? ऑप्शंस आर ए नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, बी विद इन 45 डेज, सी नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, डी विद इन 1 ईयर। करेक्ट ऑप्शन इज ए, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। मतलब कि अगर एलटीसी एडवांस लिया है तो 1 महीने के अंदर उसको बिल सबमिट करने होंगे, और एलटीसी एडवांस नहीं लिया है तो 3 महीने के अंदर अपना क्लेम है वो सबमिट करना होगा। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, वेदर सर्विस टैक्स एंड एजुकेशन सेस एटसेट्रा चार्ज बाई गवर्नमेंट ऑन एयर ट्रेवल, रेल ट्रेवल, ऑब्लिक स्टीमर ट्रेवल इलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट? क्या हवाई यात्रा या रेल यात्रा या स्टीमर यात्रा पर सरकार द्वारा प्रभारित सेवा कर और शिक्षा उपकर आदि प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं या नहीं है? ऑप्शंस आर ए नो, बी इलिजिबल विद द परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सी यस, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज सी, यस। अगर यात्रा की जा रही है एयर ट्रेवल के द्वारा, रेल ट्रेवल के द्वारा या स्टीमर के द्वारा, और उन टिकट पर सर्विस टैक्स या एजुकेशन सेस इस तरीके कोई एक्स्ट्रा टैक्सेज है, वो चार्जेज लग रहे हैं, तो वो भी रिम्बर्सेबल होंगे। सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, आर इंटरनेट ऑब्लिक ई टिकटिंग चार्जेस एडमिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट फॉर बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट्स फॉर ऑफिशियल टूर्स एंड एलटीसी? हिंदी अर्थ देख लेते, क्या आधिकारिक दौरों और एलटीसी के लिए ट्रेन टिकटों की बुकिंग के लिए प्रतिपूर्ति के लिए इंटरनेट या ई टिकटिंग का शुल्क स्वीकार्य होगा या नहीं होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए एडमिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट, बी नॉट एडमिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट, सी admissible with the special sanction of the competent authority, D admissible for booking rail tickets for official tours only। करेक्ट ऑप्शन इज ए, admissible for reimbursement। अगर दौरा है या एलटीसी ले रहे हैं तो ट्रेन टिकट के लिए जो इंटरनेट या ई टिकटिंग चार्जेस लगते हैं तो वो भी रिम्बर्सेबल होंगे। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल 55, वेदर सर्विस चार्जेस लेविड बाय द ट्रेवलर्स सर्विस एजेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय रेलवेज इज एडमिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑन एलटीसी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी कंडीशंस है कि टिकट है वो बुकिंग करवाते हैं तो उन पर चार्जेस लगेंगे, सर्विस टैक्स या एजुकेशन सेस है वो तो मिलता है, हमने 2 क्वेश्चन में देखा। और ई टिकटिंग के लिए या
इंटरनेट चार्जेस लगते हैं तो वो भी मिलेगा, परंतु ये कंडीशन है वो बदल गई है। यहाँ पर ट्रेवलर्स हैं या सर्विस एजेंट हैं, वो जो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, देख लेते हैं हिंदी अर्थ। क्या रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेवलर्स सर्विस एजेंटों द्वारा लगाया जाने वाला सेवा शुल्क एलटीसी पर प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य है या नहीं है? ऑप्शन आर ए यस, बी नो, सी विद द स्पेशल सैंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, डी लिमिटेड टू 3% ऑफ टिकट फेयर। करेक्ट ऑप्शन इज बी नो। अगर ट्रेवलर्स और सर्विस एजेंट्स हैं और अपने लिए वो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के रखते हैं, सर्विस चार्ज लगाते हैं, तो वो एलटीसी के टाइम पर रिम्बर्सेबल नहीं होगा। सही उत्तर होगा बी। Question number 56. What is the basis for reimbursement for journeys performed by a longer route in different classes ऑब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। विभिन्न वर्गों या परिवहन के साधनों में लंबे मार्ग से की गई यात्राओं के लिए प्रतिपूर्ति का आधार क्या है? ऑप्शंस आर ए एक्चुअल्स विल बी रिम्बर्स्ड, बी प्रोपोर्शनल बेसिस फॉर ईच ऑब्लिक एक्चुअल मोड ऑफ जर्नी ऑब्लिक डिस्टेंस कवर्ड विद रेफरेंस टू डिस्टेंस बाय द शॉर्टेस्ट रूट, C. At the discretionary powers of the competent authority. D. No amount will be reimbursed. Correct option is B. Proportional basis for each oblique actual mode of journey oblique distance covered with reference to the distance by the shortest route. अगर उसने shortest route से यात्रा करी है तो वहां पर प्रोपोर्शनेटली उसको रिम्बर्समेंट है वो मिल जाएगा। सही उत्तर होगा बी। Question number 57. How to regulate the claim when the journey of a government servant commences oblique terminates at the place of residence and not the place of duty? मतलब कि जब सरकारी कर्मचारी की यात्रा ड्यूटी के स्थान पर नहीं बल्कि निवास स्थान पर शुरू या समाप्त होती है तो दावे को कैसे विनियमित किया जाएगा? Options are A. No amount admissible. B. Actuals from the place of residence to the place of visit and back to residence. C. At the discretionary powers of the competent authority. D. Restricted to rail fare by the shortest route between the duty station and declared place of visit. Correct option is D. Restricted to rail fare by the shortest route between the ड्यूटी स्टेशन एंड डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट, मतलब कि हेडक्वार्टर से और डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट है वहां के शॉर्टेस्ट रूट के लिए रेल फेयर है वो एडमिजिबल होगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। और अगला सवाल देखते हैं 58। इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ रिजर्वेशन ऑब्लिक स्लीपर चार्जेस व्हाइल ट्रेवलिंग इन सेकंड क्लास? क्या एक सरकारी कर्मचारी द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते समय आरक्षण या स्लीपर शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र है? ऑप्शन आर ए नॉट एलिजिबल, बी ओनली रिजर्वेशन चार्जेज आर एलिजिबल, सी ओनली स्लीपर चार्जेज आर एलिजिबल, डी बोथ रिजर्वेशन ऑब्लिक स्लीपर चार्जेज आर एलिजिबल। करेक्ट ऑप्शन इज डी बोथ रिजर्वेशन एंड स्लीपर चार्जेज आर एलिजिबल, क्योंकि वो सेकंड क्लास में यात्रा कर रहा है तो जो भी रिजर्वेशन चार्जेज है या स्लीपर क्लास के लिए जो चार्जेज लगते हैं वो सभी मिलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 59। कैन द टेलीग्राम चार्जेस पेड टू रेलवेज फॉर रिजर्वेशन ऑफ बर्थ बी एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बर्थ के आरक्षण के लिए रेलवे को भुगतान किया गया टेलीग्राम शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हो सकता है? और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि पोस्टल डिपार्टमेंट ने टेलीग्राम है वो बंद कर दिया तो क्वेश्चन है वो आउटडेटेड हो जाता है, परंतु पूछा जा सकता है क्योंकि एलटीसी रूल्स में ये बताया गया है। क्या टेलीग्राम के द्वारा टिकट बुक करने पर टेलीग्राम चार्जेज है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। नॉट एलिजिबल, बी यस एलिजिबल फॉर बोथ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फैमिली, सी एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली, डी विद द स्पेशल सैंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। करेक्ट आंसर इज ए नॉट एलिजिबल, मतलब कि टेलीग्राम शुल्क है वो इलिजिबल नहीं होता। जो भी टेलीग्राम चार्जेस लगते हैं वो एलटीसी के लिए टिकट बुकिंग में नहीं मिलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ए। और डियर फ्रेंड्स T20 का लास्ट क्वेश्चन है 60। द टोटल डिस्टेंस बाय द लॉन्गर रूट इज 1400 माइल्स एंड दैट बाय द शॉर्टेस्ट रूट इज 1300 माइल्स इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न्ड हैज ट्रेवल्ड द इनिशियल 9900 miles by second class
and the remaining 500 miles by first class, how will reimbursement of expenditure be regulated? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। लंबे मार्ग से कुल दूरी 1400 मील है और सबसे छोटे मार्ग से 1300 मील है। यदि संबंधित सरकारी कर्मचारी ने द्वितीय श्रेणी द्वारा प्रारंभिक 900 मील की यात्रा की है और शेष 500 मील की यात्रा प्रथम श्रेणी द्वारा की है, तो वे की प्रतिपूर्ति कैसे विनियमित की जाएगी? ऑप्शंस आर ए for total distance traveled by the longer route 1400 miles, b for total distance admissible with reference to the shortest route 1300 miles, c actuals incurred for 900 miles by second class and 500 miles by first class, D. By proportionating the actual travel of 900 miles by second class and 500 miles by first class with respect to the shortest route, that is 1300 miles. Correct answer is D. By proportionating the actual travel of 900 miles by second class and 500 miles by first class with respect to the shortest route, that is 1300 miles. मतलब कि शॉर्टेस्ट रूट है वो 1300 मील का है, तो उसको 1300 मील का मिलेगा। पहले यात्रा उसने 900 मील की है वो करी थी सेकंड क्लास में, तो बाकी 1300 मील की है वो मिलेगी। इसका मतलब है कि शॉर्टेस्ट रूट है वो उसको एडमिजिबल होगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं और LTC पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपके सिलेबस में मिलेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन EMRS NCT कंडक्टेड बाय UPSC, KVS, NVS एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। अभी एनवीएस ने रिसेंटली वैकेंसी निकाली है जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए AC एकेडमिक और AC एडमिन, साथ में ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स, इन सभी के लिए क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।